अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, कौन सी इक्विपमेंट्स है जिनके जरिए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? पहली चीज, जो पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम इंश्योर करें। ऑक्सीजन की सप्लाई जब ज्यादा होती है तो बेसिकली जो आपकी कंबस्शन हो रही होती है वो कंप्लीट होती है, इनकम्प्लीट नहीं होती। ठीक है, और अगर आपने कंप्लीट कंबस्शन करा ली है तो उसमें से आप बहुत सारी चीजें जो है एलिमिनेट करा सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स रिमूव करा सकते हैं। कैसे? अगर प्रॉपर एयर की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो स्मोक जो है वो कम से कम पैदा होगा। ठीक है, एशेज और डस्ट वगैरह भी कम से कम पैदा होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा नहीं होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, जो कि कम जो है वो हार्मफुल है किस्म की। ठीक है, तो पहली चीज कि कंप्लीट कंबस्शन आपने करानी है थ्रू सफिशिएंट सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो है या टेक्निकल सोल्यूशन है। फिर कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं जिनको यूज किया जा सकता है कि आप जो है वो पर्टिकुलर मैटर जो है अपने एग्जॉस्ट के अंदर से आप निकाल लें, यानी कि आपको जो यहाँ से इमिशन हो रहे हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अभी आ रही है आवाज? पहली पहली बात मैं ये कह रहा था, पहला पॉइंट ये था कि आपने ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई देनी है कहीं पे भी अगर आप कंबस्शन करा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, कंप्लीट कंबस्शन होगी और बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, एशेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा नहीं होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, जो कि कम हार्मफुल है। ठीक है, तो पहला आपने जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि आपने कंप्लीट कंबस्शन करानी है थ्रू सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक पहला टेक्निकल सोल्यूशन है। फिर दूसरा सोल्यूशन क्या है कि कुछ डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप जहां से आपका एग्जॉस्ट हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है, वहां पे आप लगाएं तो वहां पे जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो पार्टिकल्स धुएं के अंदर मिक्स हुए निकल रहे होते हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से? ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं और ये क्या काम करते हैं ये भी हम देखते हैं। पहला इक्विपमेंट है स्क्रबर। स्क्रबर बेसिकली क्या होता है कि जैसे काइंड ऑफ छानी नहीं होती, किसी चीज के ऊपर छानी लगा देते हैं, तो ये बेसिकली जहां से आपके इमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ जो है वो उसके ऊपर आप जो है एक इधर स्क्रबर फिक्स करते हैं, जो कि क्या करता है कि इसको फिल्टर करता है। फिल्टर करके जो गैसेज होंगी वो बाहर चली जाएंगी और जो पार्टिकुलर मैटर होगा वो यहाँ पे रिमूव होके तो यहाँ पे आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आप बाद में कहीं पे भी जो है वो डंप कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये स्क्रब कर रहे हैं बेसिकली आप एग्जॉस्ट को। फिर है साइक्लोन, ये भी स्क्रबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो आपके एग्जॉस्ट है या जो चिमनी है, इसके अंदर जो गैसेस जा रही होती है, ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस जा रही होती है उसको आप रोटेट कराते हैं एट हाई स्पीड, तो वो इस तरह एक स्पाइरल की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो इसमें वही वाला कंसेप्ट होता है कि इस स्पाइरल की वजह से जो पार्टिकुलर मैटर होता है वो साइड पे हो जाता है, जो गैसेज हैं वो ऊपर चली जाती है, पार्टिकल्स इधर सेंटर में आके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से भी पार्टिकल्स को धुएं और जो गैसेज है या एग्जॉस्ट है उसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या तरीका है कि आप बैग हाउसेस यूज कर लें। ये आप लोगों ने अक्सर देखे भी होंगे, ठीक है, जो मेरी तरह के थोड़े देसी बंदे हैं, जो आटा की चक्की वगैरह होती है उसके ऊपर एक लंबा सा आपको बैग नजर आ रहा था कपड़े का, ठीक है, और उसके अंदर से वो गैसेस पास करा रहे थे। तो उससे होता क्या है कि बेसिकली वो छानी टाइप बन जाता है वो कपड़ा, और उसके अंदर जो आटा या पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और गैसेस उस कपड़े से बाहर निकलती रहती है। तो आप इस तरह का कंसेप्ट आप अपनी चिमनी के ऊपर भी लगा सकते हैं कि उसके ऊपर आप बैग हाउस लगा लें जो कि पार्टिकल्स को रोक ले और गैसेस को निकल लेने दे। तो ये तरीका भी है। फिर एक और तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का। ठीक है, इसमें बेसिकली जो आपके इमिशंस हैं और जो चिमनी है इसके ऊपर चार्ज दे दिया जाता है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, और ये जो धुआं है इसको भी चार्ज किया जाता है। तो पार्टिकुलर मैटर जो है वो इसके ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएगा और जो गैसेज हैं वो
इमिट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी काइंड ऑफ स्क्रबर है। फिर जो आखिरी डिवाइस है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट को रिमूव करने की, पार्टिकुलेट को रिमूव करने की, वो है वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर काइंड ऑफ बिल्कुल शावर की तरह होता है कि यहाँ से आप ऊपर से पानी गिराएं और यहाँ से नीचे से आप गैसेस को ऊपर भेज दें जिसके अंदर पार्टिकल है। तो होगा क्या, गैसेस ऊपर निकल जाएंगी लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ मिलके नीचे यहाँ पे जमा हो जाएंगे जिसको आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वेट स्क्रबर यूजली सल्फर डाइऑक्साइड के जो इमिशंस हैं उनके अंदर यूज किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर को गैसेस में से रिमूव करने का। ठीक है, ये तो हो गया कि किस तरह आपने पार्टिकल्स को अलग करना है गैसेस से। फिर आपने जब पार्टिकल्स इकट्ठे कर ली है, एयर पोल्यूटेंट्स इकट्ठे कर लिए, निकाल लिए साइड पे, ठीक है, उनको फिर आप केयरफुली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं मल्टीपल वेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विपमेंट्स के थ्रू एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ये नेक्स्ट हमारा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एसिड रेन। ठीक है, कि एसिड रेन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आ भी जाता है अक्सर बात। ठीक है, तो आपने इसको जरा समझना है। एसिड रेन बेसिकली होती क्या है, किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन, इन एनी फॉर्म प्रेसिपिटेशन जिसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट हो, जो कि एसिड की तरह हो, ऐसी प्रेसिपिटेशन जो एसिड की तरह हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक रेन है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। एसिड रेन और एसिड डेफिनेशन जिसको कहा जाता है इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऐसी बारिश से पानी या प्रेसिपिटेशन हो रही है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, और वो ग्राउंड के ऊपर फॉल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड रेन हो रही है। अब ये जो एसिड रेन होगी ये वेट फॉर्म में भी हो सकती है और ड्राई फॉर्म में भी हो सकती है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो आपकी रेन या एसिड डेफिनेशन है वो लाजमी नहीं है कि वो बारिश ही हो सकता है रेन के फॉर्म में हो सकता है स्नो हो लेकिन वो एसिडिक स्नो हो, फॉग हो लेकिन उसके अंदर एसिड्स हो, हेल स्टॉर्म हो उसके अंदर एसिड हो, या इवन डस्ट हो और डस्ट के अंदर भी एसिड हो। इनमें से किसी भी फॉर्म में जब बारिश या प्रेसिपिटेशन होती है इसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास एसिड रेन है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं आप आमिर? नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, वो हम पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। और अगर कोई किसी को कोई इश्यू होता है तो मुझे ना आप अपना माइक ओपन करके बता दिया करो, क्योंकि मैं दूसरे टैब में लिख रहा होता हूँ तो मुझे आपके मैसेजेस नजर नहीं आ रहे होते। अच्छा जी, ठीक है। अब एसिड रेन होती क्यों है? एसिड रेन बेसिकली इस वजह से होती है कि जब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ये जब इनको पानी कहीं पे भी, इन दोनों से कहीं पे भी पानी अवेलेबल हो जाएगा इन एनी फॉर्म, तो ये उसके साथ मिलके एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे इनको पानी मिलेगा ये एसिड की फॉर्म में बन जाएंगे, और जैसे वो नीचे आएंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे एसिड की बारिश हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। फिर जो है ये जो एसिड, ये जो हमारे पास ये इमिशंस की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड के, ये लाजमी नहीं है कि अगर पाकिस्तान इमिशन ज्यादा कर रहा है तो पाकिस्तान को ही सिर्फ नुकसान होगा, साथ वालों को भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि विंड्स चलती हैं, एयर करंट्स चलते हैं जो कि इन गैसेस को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेके जाती है, और अगर वहां पे कहीं पे से पाकिस्तान ने इमिशन ज्यादा किए हैं और हवा की वजह से जो हमारे ये गैसेज हैं ये इंडिया वाली साइड पे चले गए और वहां पे बारिश हो रही है, तो ये जैसे उसके साथ मिलेंगे तो इंडिया के अंदर एसिडिक रेन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो लाजमी नहीं है कि जो करेगा वही पूरा का पूरा इसका नुकसान उठाएगा, ये सबको नुकसान होगा। ठीक है जी। अब होता क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये पानी, ऑक्सीजन या अदर केमिकल्स के फॉर्म जो है ना उनके साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं
और वही वाली चीज बनाते हैं जैसे कि मैंने बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि ये these then mix with water and other materials before falling to the ground, यही एसिड्स पानी के साथ मिलकर जमीन के ऊपर आके बारिश के साथ गिरते हैं, ठीक है। तो ये एसिड रेन होती है फिर। अच्छा जी, अब आपको ये भी समझ आ गई कि ये क्यों होती है। तो ये वही वाली बात है कि दिस इज प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, ठीक है। जो क्लोज रहेंगे सोर्स के लाजमी नहीं है, इमिशन जो ज्यादा करे उन्हीं को नुकसान होगा, सबको हो सकता है। रीजन जो आपने मैंने बताई है कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो भी हमने पढ़ा था कि एसिड डेपोजिशन जो है इसकी फॉर्म्स मुख्तलिफ है, ठीक है। ये वेट फॉर्म में भी हो सकती है, ये ड्राई फॉर्म में भी हो सकती है। वेट एसिड रेन का क्या मतलब है, या एसिड वेट एसिड डेपोजिशन का क्या मतलब है। वेट डेपोजिशन का मतलब बेसिकली इन सिंपल टर्म्स ये है कि आसमान के ऊपर ही ये एसिड बने और फिर जमीन के ऊपर आके गिरे, ठीक है। मतलब हवा के अंदर ये जो है वो बना है एसिड। वेट डेपोजिशन इज व्हाट वी मोस्टली कॉमनली थिंक एज एसिड रेन। The sulfuric and nitric acids formed in the atmosphere, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि formed in the atmosphere fall to the ground mixed with rain, snow and fog, यानी कि एसिड यहाँ पे बन गया, फिर कहीं से बारिश हुई या कहीं से इसको कोई और सोर्स मिल गया, उसके साथ ये मिलकर जमीन पे आ गया और ये वेट एसिड डेपोजिशन हो जाएगी, ठीक है जी। ये रेन के साथ भी हो सकता है, स्नो के साथ भी, फॉग, हेल, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, और फिर जमीन के ऊपर गिरता है। ड्राई डेपोजिशन इससे थोड़ी डिफरेंट है, ये जमीन अपना एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं बनती बल्कि जमीन के करीब ही आके बनती है और फिर जब इसके ऊपर से पानी आता है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। Acidic particles and gases can also deposit from the atmosphere in the absence of moisture as dry deposition, ठीक है। यानी कि यहाँ पे SO2 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जमीन है, ये पहले ऊपर था, ये खुद ही फॉल करके जमीन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर से अगर बारिश आ गई, ठीक है, तो ये यहाँ पे एसिड बनेगा ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है। लेकिन ये डिपॉजिट किस फॉर्म में हुआ था, ड्राई फॉर्म में हुआ था। अब बारिश आने की वजह से ये एसिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी डेपोजिशन है, ड्राई डेपोजिशन, ठीक है। समझ आ रही है कुछ चीजों की। समझ आ रही है आप लोगों को। आमिर के अलावा बाकी लोग भी बताएं ना जरा, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, ड्राई डेपोजिशन बेसिकली जो कह रहे हैं, रिपीट कर दूं, ड्राई डेपोजिशन ये है कि आपकी ये पिक्चर देखें, ये डायग्राम देखें, ठीक है। ये ड्राई और उसको ही एक्सप्लेन कर रहा है। आपने एडिशंस किए SO2 SOX के NOx के, ठीक है, और ये जाके इधर बन गया H2SO4, या हमारे पास एसिड बन गए हैं, ठीक है। अब ये एसिड एटमॉस्फेयर के अंदर ही बना है और ये बारिश के साथ जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास होगी वेट डेपोजिशन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यही पार्टिकल हमने इमिट तो यहां से किए, जमीन से इमिट किए, फैक्ट्रीज के थ्रू इमिट किए, ये ऊपर गए और फिर ऊपर पार्टिकल्स की फॉर्म में ही वापस ये नीचे आ गए, यहाँ पे आकर ड्राई डिपॉजिट हो गए, यही पड़े हुए यहाँ पे SOX NOx, ठीक है। और इसके ऊपर से बारिश आई है, पानी आया, इसको यहाँ पे सरफेस के पास आके पानी इसको मिल गया, तो अब यहाँ पे आके ये एसिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये ड्राई डिपॉजिट हुआ था, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये ड्राई डेपोजिशन है। अब क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि when the accumulated acids are washed off a surface by the next rain, this acidic water flows over and through the ground and can harm plants, wildlife, insects and fishes. अच्छा, अब किसी जगह के अंदर, किसी जगह पे ड्राई डेपोजिशन ज्यादा होगी या वेट डेपोजिशन ज्यादा होगी, इट ऑल डिपेंड्स कि वहां पे रेनफॉल कितनी होती है। अगर किसी एरिया के अंदर बारिशें ज्यादा होंगी तो वहां पे वेट डेपोजिशन ज्यादा होगी, ड्राई डेपोजिशन कम होगी। अगर बारिशें
ज्यादा है। अगर बारिशें कम है तो फिर क्या होगा, फिर ड्राई डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगी और वेट डिपोजिशन कम होगी। ये वाली सारी बात यही लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बारिशें कम होती है तो ड्राई डिपोजिशन ज्यादा होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ ड्राई टू वेट इज हायर, यानी कि ड्राई ज्यादा होती है, वेट कम होती है, एज कंपेयर टू द एरिया दैट रिसीव सेवरल इंचेस ऑफ द रेनफॉल। जहां पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, वहां पे वेट डिपोजिशन ज्यादा होगी। ठीक है, वो वाली बात है कि जहां पे बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा तो एसिड रेन वेट फॉर्म में ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप इस तरह याद रख लें। आगे चले, ये वाली चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस रेन को मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, बेसिकली एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, जो कि अगर पीएच स्केल 0 से 7 है तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ज्यादा एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कि अल्कलाइन है, ठीक है, या बेसिक उसको कहते हैं। ठीक है, तो 7 जो है ना वो बेसिकली न्यूट्रल समझा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो कुदरती तौर पर बारिश होती है, ठीक है, तो उसकी पीएच तो 7 ही होनी चाहिए, क्योंकि उस वो तो ना एसिड होगा ना बेस होगा, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल साफ बिल्कुल पानी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एमसीक्यू भी आपने याद रखना है कि नॉर्मल रेन जो हो रही होती है उसकी पीएच 7 नहीं होती बल्कि 5.6 होती है, 7 से थोड़ी सी कम होती है। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी थोड़ी सी एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि फिजा के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है बहुत ज्यादा मिकदार में। ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं है, 0.03 है, लेकिन फिर भी काफी। लेकिन जब इसको जब पानी साथ में मिल जाता है तो ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो पहले ही आपके पास जो नॉर्मल बारिश हो रही होती है उसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऑलरेडी मौजूद होता है, इसलिए उसकी पीएच नॉर्मल पीएच से थोड़ी सी कम है, यानी कि थोड़ी सी एसिडिक साइड पे होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेन की पीएच जो होती है वो 5.6 होती है। अच्छा, अब इस रेन क्या होगी जब 5.6 से भी पीएच कम होकर 4.2 या 4.4 की रेंज में आ जाएगी, इससे भी कम पे चली जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब ज्यादा एसिड जो है वो इसमें डिपॉजिट हो गया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि दिस इज एसिडिक रेन। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। बेसिकली जो एसिड के इफेक्ट होते हैं वही एसिड रेन के इफेक्ट होते हैं। आपकी सॉइल के अंदर एसिड ज्यादा हो जाएगा, रॉक्स के अंदर एसिड ज्यादा हो जाएगा, तो इनकी डिग्रेडेशन जो तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। आपकी प्लांट्स वगैरह को ये डैमेज करेगा, उनके स्टोमेटास वगैरह को ये एसिड जो है वो डैमेज करेगा। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं जूम आउट कर लूं। फिर आपकी प्लांटेशन को इफेक्ट करेगा। फिर आपकी सॉइल के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एसिड उन बैक्टीरियाज को एडवर्सली इफेक्ट करता है, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है या क्वालिटी जो है वो भी डैमेज होगी या इफेक्ट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्रॉप यील्ड या प्रोडक्ट जो है आपकी जो आप जमीन से ले रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होना शुरू हो जाएगा। कुछ एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि इस एसिड के इफेक्ट की वजह से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेसिकली, कि किसी जगह के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ कितनी है, वैरायटी ऑफ लाइफ। अगर किसी जगह में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ लाइफ और बहुत ज्यादा किस्म के जानदार पौधे, पत्ते, सॉरी दरख्त, पौधे, इस तरह की चीजें, एनिमल्स, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ ज्यादा है।
बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन एसिड रेन की वजह से ये कुछ चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, यानी कि आपके जो फॉरेस्ट वगैरह है या ट्रीज वगैरह है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम यानी कि जो लैंड के ऊपर इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, हैबिटेट्स बने हुए हैं, वो इस एसिड की वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी मेटल्स की कोरोजन एसिड की वजह से ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी, स्किन इरिटेशन, स्किन डैमेजेस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बिल्डिंग्स, मार्बल स्टोन, फैब्रिक जो है वो फेड होना शुरू हो जाएंगे एसिड के इफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, ताजमहल के बारे में भी कहते हैं कि उसके साथ भी क्योंकि वहां पे एसिड रेन हो रही है, तो उसका जो कहते हैं कि वो मार्बल का कलर जो है वो भी फेड होना शुरू हो गया हुआ। ठीक है, तो उसकी भी रीजन यही है एसिड रेन। ठीक है जी, अब मैंने पढ़ लिया कि एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन होता कैसे है, एसिड रेन होने से क्या होता है। अब हमने पढ़ना है कि एसिड रेन से बचा कैसे जा सकता है या इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन या रेमेडीज। ठीक है, वही सेम आपने एयर पोल्यूटेंट्स को कम करना है। बेसिकली दो एयर पोल्यूटेंट्स हमने पढ़े हैं, SO2 और NOx। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इनके इमिशंस को आपने मिनिमम करना है, ताकि क्या हो, ये जब फिजा के अंदर नहीं होंगे तो एसिड रेन भी नहीं हो। तो आपने बेसिकली अपनी एयर पोल्यूशन को खत्म करना है, एयर पोल्यूशन या एयर के अंदर से हमने ये वाली चीजें जो है इनके इमिशन को कम करना है। कैसे कम करेंगे, आपकी इंडस्ट्रीज के जो एग्जॉस्ट है उनको आप ट्रीट करें, फिल्टर करें कि उसके अंदर SO2 जो मतलब सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ना हो। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की आपकी जिस तरह ये फ्यूल्स हैं आपकी जिसके हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है, उनके इमिशंस को आप कम से कम करें, उससे भी आपकी एसिड रेन और एयर पोल्यूशन कम होगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, आगे चले फिर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इंटरनेशनल स्टेप्स लिए गए हैं, ग्लोबल स्टेप्स लिए गए हैं ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नहीं दो रेमेडीज इनफ नहीं है, इसमें आपने अगर इसको डिटेल आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें आपने पॉइंट ये देखा होगा कि यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि सेम आपके जो एयर पोल्यूशन के हमने ऊपर पढ़े थे ये वाले कहा गए। ठीक है, ये कंट्रोल, ये भी एयर पोल्यूशन का कंट्रोल का पढ़ा था, ये वाले पॉइंट्स भी एयर पोल्यूशन के पढ़े थे, तो आप इनको भी लिख सकते हैं अगर उसने इन डिटेल चीजों को पूछा हुआ है तो। ठीक है, अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन का। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं कि ओजोन डिप्लीशन होती क्या है बेसिकली। ठीक है, ओजोन हमने पढ़ा था कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अराउंड हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, 15 to 60 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, रफली इसको कहा जाता है कि ये 23 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पाई जाती है ओजोन, यानी कि ये अगर आपकी अर्थ सरफेस है ये वाली, ठीक है, तो यहां से आप 23 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे तो आपको ओजोन की लेयर मिलेगी। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे हमने कल पढ़ा था कि एक और लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, इसके अंदर भी ओजोन पाई जाती है। लेकिन कुदरत का आप काम देखें कि जो स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन है, ऊपर वाली लेयर वाली ओजोन है, दिस इज, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज गुड। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फीयर के अंदर आ जाए तो ये हमारे लिए बैड है, हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर के अंदर भी ओजोन पाई जाती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, इमिशंस की वजह से। The concentration of ozone greater than 0.1 parts per million जो है is regarded as harmful। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमें ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, ज्यादा ओजोन चाहिए, लेकिन ट्रोपोस्फीयर के अंदर हमें ओजोन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर ओजोन बेसिकली करती क्या है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर आपकी अर्थ है और ये आपका सन है, ठीक है, यहाँ से जो लेयर्स रेज आ रही है, तो ओजोन जो यहाँ पे 23 किलोमीटर पे होगी, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यहाँ से फिल्टर करके उनको नीचे नहीं आने देगी। ठीक है, ओजोन क्या करता है, एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन
Ultraviolet rays can cause cancer in human beings and also are detrimental to the organic matter necessary for life. Ultraviolet radiations in short ठीक है हार्मफुल होती है और इनको रोकता कौन है? ओजोन रोकती है। लेकिन हुआ क्या कि 1980s के अंदर एंटार्क्टिका के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि वहां पे ओजोन जो है वो वीक हो चुकी है और ओजोन होल बन गया है। ठीक है, अब ओजोन होल क्या होता है ये भी अभी हम आगे जाके थोड़ी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है जी। अच्छा, अब ओजोन डिप्लीट क्यों होती है, खत्म क्यों होती है? बेसिकली आपके जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये दो मेजर सोर्स हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। क्यों होती है कि जब आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इमिट करते हैं, वो फिजा के अंदर जब जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन के साथ वो करते हैं रिएक्शन। ठीक है, ये है ओजोन। ओजोन होती है O3। ठीक है, अब करते क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ओजोन को कहता है कि भाई आपके पास ऑक्सीजन बहुत वाफिर है, आप ऐसे करो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मुझे दे दो, बाकी दो आप खुद रख लो। तो अब ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल खुद के साथ मिला के ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, ओजोन ब्रेक होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर ये क्या काम करेगा, ये भी फर्दर ऑक्सीजन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन जो बनी यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसको जहां पे भी मिलेगा उसके साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल उसको दे देगा और खुद फिर उसी फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये बेसिकली चेन प्रोसेस, अब फिर ये NO बन गया है, फिर ये यही वाला काम करना शुरू हो गया, फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद इधर फिर पहुंचेगा, फिर ये प्रोसेस, तो ये एक लूप की तरह चलता रहेगा अनटिल के आपकी पूरी की पूरी ऑक्सीजन सॉरी ओजोन है वो कंज्यूम हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं, ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओजोन खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह डिस्ट्रॉय होती है आपकी ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड्स की वजह से। फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ओजोन डिप्लीशन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, आपकी जो इस प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है इसको फैसिलिटेट करते हैं। हाई टेम्परेचर अलाउ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी किसी प्रोसेस को थोड़ा बूस्ट कर देते हैं। These oxides of nitrogen destroy the ozone in the same manner as described before। ठीक है, अच्छा, फिर जो दूसरा सेक्टर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिरॉन 1 है, फिरॉन 2 है, आर यूज्ड एज एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स। ठीक है, ये स्प्रे वगैरह में पाए जाते हैं और ये रेफ्रिजरेंट्स और आपकी एयर कंडीशनर्स, फायर फाइटिंग एजेंट्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब these compounds enter into stratosphere तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब कर रही होती है हमारी ओजोन, उनके साथ जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। By absorbing ultraviolet radiations, chlorofluorocarbons break down and form atomic chlorine, यानी कि यही इन्हीं को जब सही पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलती है तो ये टूट के सिंगल क्लोरीन के फॉर्म में आ जाते हैं। और सिंगल क्लोरीन भी वही वाला काम करता है जो हमने पहले NO का काम पढ़ा था कि इसके अंदर भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये भी ओजोन से एक ऑक्सीजन ले लेगा और ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसको कोई नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी तो उसको कहेगा कि भाई अभी आप ऑक्सीजन ले लो, आप ऐसे बेचारे फेरे हो, ठीक है मैं अकेले फेर लूंगा, तो फिर वही वाला काम दोबारा से करना शुरू कर देगा, तो ये भी एक चेन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन जो है ओजोन जो है वो टूटती फूटती जाएगी और आपकी ओजोन लेयर जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये एक पिक्चर है जो कि आपको बता रही है कि अगर आपकी ये आपकी ओजोन लेयर है, ये वाली जो डार्क आपको नजर आ रही है, अगर ओजोन लेयर ज्यादा थिक होगी तो बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इससे पास होकर आपकी एटमॉस्फेयर में एंटर होंगी, और अगर ये थिन है तो फिर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होना बहुत जरूरी है। फिर और
कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, मिथाइल हैलाइड्स है, ये सारे वही वाला प्रोसेस करते हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है कि जो आपकी ओजोन की थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट के अंदर मेजर करते हैं कि कितने डॉप्सन यूनिट है। जो एवरेज डॉप्सन यूनिट है वो 300 डॉप्सन यूनिट होना चाहिए थिकनेस, लेकिन अगर ये 220 या इससे कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये ओजोन होल हो गया। हालांकि वो होल होता नहीं है, ओजोन वहां पे इतनी मौजूद होती है, लेकिन वो वीक लेयर होती है तो उसको हम ओजोन होल कह देते हैं। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन है, ये एक और पॉइंट है कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी चीज का या सब्सटेंस का ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का कितना पोटेंशियल है उसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसको कैसे मेजर किया जाता है विद रेफरेंस टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कौन सी सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कितनी ज्यादा जो है वो उसका पोटेंशियल है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का, या कितना उससे कम पोटेंशियल है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है जी, ओजोन डिप्लीशन का क्या इफेक्ट होगा, वही जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट होगा, क्योंकि ओजोन डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होगी और वो वही वाला इफेक्ट करेंगी। ठीक है, सनबर्न होंगे, स्किन कैंसर होंगी। ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका इससे इफेक्ट होगा, आई के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आई कैटरेक्ट्स होंगे, क्रॉप यील्ड आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, एसिड डिपोजिशन आपकी ज्यादा हो जाएगी, आपके पेज प्लास्टिक वार्निशेज ये चीजें डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और इवन डीएनए का ब्रेकेज भी हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली ओजोन लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो फिर उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है कि नाइट्रस के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशंस को आपने कम से कम करना है। जो सोर्स है, जो कॉज है, उसी को आपने कम करना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी रिमूव्ड बाय रिडक्शन मेथड या स्पिन मेथड। यानी कि नाइट्रस के ऑक्साइड्स को या तो आप स्क्रब कर ले, इमिट ही ना होने ले, या उसको रिड्यूस कर ले कि इसकी प्रोडक्शन या इसका इनका पैदा होना भी आप कम करना शुरू कर दे कि बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड पैदा ही ना हो। ठीक है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको अगर आपने कम करना है तो आपने उन केमिकल्स को बैन करना है जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जैसे यूज की जाती है। ठीक है, तो उनके अंदर आपने कोई ऐसे अल्टरनेटिव्स लगाने हैं जिनका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल बहुत कम हो। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं हो रहा? हाँ जी, बताएं जरा। सो तो नहीं गए आप लोग? जी जी, समझ आ रही है सबको? इजी है, मुश्किल है? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है बासित। आपकी रिवीजन हो रही है। चले, जबरदस्त है। ठीक है, अच्छा चले, ठीक है, आगे पढ़े फिर। पांच पांच एक मिनट और पढ़ लेते, क्या ख्याल है? ठीक, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आ गया मुश्किल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थोड़ा लंबा है, अभी हम ओजोन होल देख लेते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कल पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, ये थोड़ा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा, अब ओजोन होल, ये भी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन होल क्या होता है, क्या ये वाकई होल होता है, क्या होता है ये ओजोन होल जो है वो बेसिकली होल नहीं होता, ठीक है। वहां पे बिल्कुल ये नहीं है कि भाई ये इधर पूरी की पूरी लेयर है और जिसमें से ये छोटा सा स्टाफ हो गया, ओजोन बिल्कुल ही खत्म हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। ओजोन वहां पे होती है, बट ओजोन होल होता है, वो एक ऐसा रीजन होता है जहां पे ओजोन थोड़ी सी डिप्लीट होनी होती है, ठीक है, और थोड़ी सी थिन होनी होती है, ठीक है। तो वहां पे ओजोन होती जरूर है। अच्छा, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन होनी चाहिए, वो जो एवरेज है वो 300 डॉप्सन यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी एरिया की आपकी जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन वो 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो गई हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अब ये ओजोन होल बन गया होगा, ठीक है। तो ओजोन होल की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि ऐसा एरिया जहां पे ओजोन डिप्लीट होकर 220 या 220 डॉप्सन यूनिट से बिलो चली गई है, ठीक है, सॉरी 220 से बिलो चली गई है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास ओजोन होल बन गया होगा, ठीक है। अब ओजोन के बारे में हमें क्यों इतना कंसर्न होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होंगी तो उसके आपकी इक्वेटिक सिस्टम यानी कि जो आपकी जो आपकी हाइड्रो लाइफ है, यानी कि जो आपकी हाइड्रोस्फीयर है, पानी की जो लाइफ है, उसके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे, आपकी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे, आपकी ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट आएंगे। क्या क्या इफेक्ट्स हम देखते हैं इक्वेटिक यानी कि जो आपकी आबी मखलूक है उसके ऊपर क्या होगा कि आपकी उनकी जो मेन फूड चेन होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन उनकी चेन फूड है, तो अगर आपकी ओजोन खत्म हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा हो गई है, तो आपकी अबंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन कम होता जाएगा, यानी कि उनकी आप यूं समझ लें इन शॉर्ट कि उनका फूड स्टॉक या फूड सप्लाई कम हो जाएगी फिशेस के लिए और बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशीज भी या वो चीजें भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, जिससे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी और म्यूटेशन या वहां से उनका शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके जो लैंड बेस्ड टेरिटोरियल जो है, आपकी टेरिटोरियल जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, आपके प्लांट सेल यानी उनका जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनको डैमेज करेगा, आपकी प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ जो है उसको इफेक्ट करेगा, लीफ साइज कम हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी उनकी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो प्लांट्स आपके मरना या खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी सेल मेम्ब्रेन इससे इफेक्ट होगी, जो प्लांट्स की है म्यूटेशन ऑफ सेल्स शुरू हो जाएगी, तो आपका जो लैंड बेस्ड टेरिटोरियल इकोसिस्टम है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा अगर ओजोन नहीं होगी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपके स्किन कैंसर के चांसेस जो है वो 50% मजीद बढ़ जाएंगे, आपकी एजिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाएगी, आई कैटरेक्ट्स हो जाएंगे, अदर आई डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, इवन डीएनए ब्रेकेज भी इससे हो सकता है, ठीक है। आपकी एग्रीकल्चर और फिशरी प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इफेक्ट होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी इसकी वजह से ज्यादा होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम अलग से टॉपिक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में अब ये मॉन्ट्रियल की स्लाइड्स हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं कल, ठीक है जी। अभी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आज हम करते हैं छुट्टी।